नमस्कार। किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं किसान समाचार की सुर्खियां। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2021-2022 के लिए फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान किया जारी। लगभग 316 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित। तोमर ने कहा, खाद्यान्न उत्पादन का लगातार बन रहा है नया रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने बुधवार को टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में दिया उद्घाटन भाषण। कहा, 2015 से अब तक लगभग 11 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को फिर से बनाया गया उपजाऊ। तमाम बाधाओं के बावजूद जल जीवन मिशन ने 9 करोड़ ग्रामीण घरों तक पहुंचाया नल से जल। गांवों में पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए 9 लाख से अधिक महिलाओं को किया गया प्रशिक्षित। जल प्रबंधन के लिए 5 लाख पानी समितियों का गठन। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कृषि मंत्रालय के द्वारा 316 मिलियन टन रिकॉर्ड अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान जारी किया गया है। कृषि मंत्रालय ने 2021-2022 के लिए फसलों के उत्पादन के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है और लगभग 316 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, खाद्यान्न उत्पादन का लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है। किसान भाइयों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों के कुशल अनुसंधान और सरकार की किसान हितैषी नीतियों का ये परिणाम है, ये कहा गया है। और वहीं अगर खाद्यान्न की बात करें तो लगभग 316 मिलियन टन का अनुमान व्यक्त किया गया है, जिसमें से चावल और पोषक मोटे अनाज की बात करें तो लगभग 50 मिलियन टन, मक्का लगभग 32 मिलियन टन, दलहन की बात करें तो लगभग 26 मिलियन टन और वहीं तूर लगभग 4 मिलियन टन का अनुमान व्यक्त किया गया है। चना की बात करें तो लगभग 13 मिलियन टन का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं तिलहन के लिए लगभग 37 मिलियन टन का अनुमान व्यक्त किया गया है। मूंगफली के लिए लगभग 10 मिलियन टन, सोयाबीन के लिए लगभग 13 मिलियन टन और वहीं रेपसीड एवं सरसों लगभग 11 मिलियन टन का अनुमान इसके लिए व्यक्त किया गया है। गन्ने के लिए 414 मिलियन टन का अनुमान व्यक्त किया गया है। कपास की बात करें तो लगभग 34 मिलियन गांठें प्रति 170 किलोग्राम। पटसन एवं दूसरे खाद्यान्नों की अगर हम बात करें और 2021 और 22 के लिए जो अग्रिम अनुमान है, देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड 316.06 मिलियन टन का ये अनुमान है और 16, 17 और 20, 21 की अगर हम बात करें तो चावल का कुल उत्पादन 127.93 मिलियन टन का अनुमान व्यक्त किया गया है। ये विगत 5 वर्षों के लगभग 116 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 11.49 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 111.32 मिलियन टन का अनुमान व्यक्त किया गया है। 5 वर्षों के लगभग 104 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में लगभग 7 मिलियन टन ये अधिक है। पोषक और मोटे अनाजों का उत्पादन 50 मिलियन टन अनुमानित है लगभग, और ये औसत उत्पादन की तुलना में लगभग 3 मिलियन टन अधिक है। 21-22 के दौरान कुल दलहन उत्पादन लगभग 26 मिलियन टन अनुमानित है और ये विगत 5 वर्षों के लगभग 24 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में लगभग 3 मिलियन टन अधिक है। वहीं 21-22 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन लगभग 37 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 36 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 1 मिलियन टन अधिक है। वहीं 21-22 के दौरान तिलहनों का उत्पादन औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में लगभग 4 मिलियन टन अधिक है और 21-22 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन लगभग 414 मिलियन टन अनुमानित है।
और ये 373.46 मिलियन टन औसत गन्ना उत्पादन की तुलना में लगभग 41 मिलियन टन अधिक है। और वहीं कपास की बात करें तो 34 मिलियन गांठें जो प्रति 170 किलोग्राम में होती हैं, ये अनुमानित है। लगभग 33 मिलियन गांठें औसत उत्पादन की तुलना में पिछले बार से ये 1.12 मिलियन गांठें अधिक है। वहीं पटसन व मेस्ता का उत्पादन लगभग 10 मिलियन गांठें प्रति 180 किलोग्राम अनुमानित है। तो ये आपने देखा, और आइए इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ विशेष हमारे मेहमान मौजूद हैं। अशोक विशनदास हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अशोक जी, स्वागत है आपका नमस्कार। हमारे इस बुलेटिन में। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो अनुमान व्यक्त किया गया है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये जो 316 मिलियन टन फूड ग्रेन का है, जो खाद्यान्न का है प्रोडक्शन पैदावार, वो हम किसानों की गहरी कमाई से, उनके मेहनत से, उनके पसीने की, ये उनका रिजल्ट है। तो किसानों को कोटि कोटि प्रणाम। और फिर ये क्या है कि इससे क्या है कि जो हमारे देश में जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता है, उनको फायदा होगा, क्योंकि ये प्राइस स्टेबलाइज करने में भी काम आएगा। 316 बहुत अच्छी बात है, और ये करीब करीब 1.7%, 1.7% पिछले साल की तुलना में ज्यादा हुआ है। और जो हमारे जो धान है, हमारा जो चावल है भारत का, उसकी विदेशों में बहुत डिमांड है। वहां हमने इस बार करीब 18 मिलियन टन हमने उसका एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया। तो ये है कि अगर हमारा पैदावार ज्यादा है, और आप अगर चावल के देखेंगे तो 127 मिलियन टन से भी ज्यादा हुआ, वो सारे पिछले रिकॉर्डों को तोड़ चुका है। तो ये ऐसा है कि ये बाई चांस नहीं होता है। इसके लिए जो सरकार की जो नीतियां हैं, कृषि नीतियां हैं, और जो किसानों को जो भी मतलब रियायतें दी हैं, और उनके लिए जो कार्य हो रहा है पिछले कई 6-7 सालों से, तो उसका ये परिणाम है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये सतत प्रयास है पिछले 6-7 सालों में। और 300, और ये पूरे देश के गर्व की बात है। तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये है कि जो गरीब लोग हैं, उनको PDS और जो दूसरे माध्यम है, उनसे उस रास्ते से और उस नीतियों के तहत वहां पे मतलब आसानी से हम उनको खाद्यान्न प्रदान कर सकते हैं। दैट इज वन। फिर इसका जो प्रभाव पड़ता है, जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, वो उनकी कीमतें काफी सबड्यू रहेंगी, थोड़ी बहुत ज्यादा हाई नहीं होंगी। तो जो फूड इन्फ्लेशन है, उसके भी कम होने के चांसेस है, क्योंकि प्राइस काफी रहेंगी। अब किसानों को उससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि FCI है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो खरीदेगी उनकी जो MSP पे है। और तीसरा जो फायदा होगा, वो हमारा जो निर्यात है, उसमें बहुत फायदा होगा। और हमारे पास पर्याप्त भंडार है, तभी हम उसको निर्यात कर सकते हैं। चावल की बहुत हमारी विदेशों में मांग है, और जैसे अभी बताया, करीब 17.7 मिलियन टन का हमने एक्सपोर्ट किया पिछले साल, और आशा है कि इतना ही और इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो जो भारत की इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, तो एक तो है कि जो डोमेस्टिक घरेलू उत्पादन है, उसके ऊपर निर्भर करता। बट कोई भी बड़ी इकोनॉमी ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ घरेलू पे ही निर्भर। तो जब तक निर्यात नहीं करेंगे, उससे बड़ा सुदृढ़ नहीं होती है हमारी अर्थव्यवस्था। तो इसके जो दोनों कंपोनेंट हैं, एक तो घरेलू व्यवस्था और दूसरी है अंतरराष्ट्रीय जो मार्केट है, उसमें भी हमारी काफी छाप है। तो इससे मैं समझता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था और खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर वो मजबूत होगा, और उससे किसानों के हाथ भी मजबूत होंगे। और एक और बात बताऊंगा कि अभी जैसे जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, उसका जो GVA में ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वो GD जो हमारी एक तरह से मोटा ये समझ जो भारत की राष्ट्रीय आय है, उसमें करीब 18-19% का योगदान है एग्रीकल्चर का। तो उससे क्या होगा, ये एक सोर्स है, एक स्रोत है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो कल्पना की थी, उसमें भी इसका योगदान होगा। तो ये बहुत खुशी की बात है।
कि और ये सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं हुआ है। एक तो है कि सरकार की जो नीतियां हैं कृषि से संबंधित वो बहुत ही ठीक है फेवरेबल हैं। अशोक जी यहीं पर मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, क्योंकि कृषि मंत्री की ओर से भी ये कहा गया है कि वैज्ञानिकों का अनुसंधान और साथ ही साथ जो किसानों की मेहनत है वो, और उसके साथ साथ जो सरकार की नीतियां हैं वो बहुत इसमें कारगर सिद्ध हुई हैं। तो आपसे हम जानना चाह रहे थे कि लगातार पिछले कुछ सालों में जो रिकॉर्ड उत्पादन हमको दिखाई दे रहा है, सरकार की वो कौन कौन सी नीतियां हैं जिसका अच्छा खासा प्रभाव अब किसानों और खेतीबाड़ी पर, किसानी पर देखने को मिल रहा है? देखिए ऐसा है कि जो मूल रूप से किसानों को दो चीजें चाहिए मूल रूप से, मोटे मोटे तरीके से। एक तो है कि उनका जो कीमत है उनको कीमत सही मिलनी चाहिए, और दूसरे है जो हमारे बाजार हैं वो पूरी तरह व्यवस्थित होने चाहिए। सो गेटिंग द प्राइसेस राइट एंड गेटिंग द मार्केट्स राइट, ये दो चीजें हैं। वो बाकी उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर मोटा मोटा हम कहें तो मेरे दृष्टि में ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, और सरकार ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है इन दोनों चीजों में। अब एक उदाहरण के तौर पे देखिए, पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था उसमें कई बार किसानों को कोई खास फायदा नहीं होता था। जैसे रागी का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ था सरकार की तरफ से। कृषि जो CACP है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती थे, मैं उसका अध्यक्ष था। तो उसके तो क्या था कि उस समय कोई 50% लागत से ऊपर देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कभी कभी ऐसा होता था, और जैसे मैं रागी का एग्जांपल बताऊं जो कर्नाटक में काफी होता है, तो वहां पे किसानों की कीमत भी नहीं निकलती थी। अब ये है कि जितनी भी कीमत लगे, जो वेटेड एवरेज है ऑल इंडिया का, उससे वो कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा तो उससे भी अधिक हो सकता है। तो 1.5 गुना कीमत का आप MSP फिक्स करेंगे, और वो उससे किसानों को फायदा हुआ है। दैट इज पॉइंट 1। सेकंड है मार्केट का। अब नाम है, नाम से क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि बाकी बाजार में क्या हो रहा है। तो उससे क्या है कि किसानों को ये इस तरह का व्यवस्था मिल रही है कि आप अपना प्राइस देखिए, तो प्राइस डिस्कवरी होती है, उससे आपको मूल्य अच्छा मिलेगा। देखिए जब तक आपको प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, ये एक कंपोनेंट है पूरी स्टोरी का, लेकिन वो स्टोरी इनकम्प्लीट रहती है, वो कहानी अधूरी रहेगी जब तक वो नहीं देखेंगे कि आपकी पैदावार तो ज्यादा हो गई, लेकिन क्या किसानों की आय भी ज्यादा हो रही है। और ये अपने आप में नहीं है कि आपकी पैदावार ज्यादा हुई तो आपकी आय भी ज्यादा होगी। ऐसा कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है कि कभी कभी पहले ऐसा मेरी रिसर्च ने बताया, कभी कभी पैदावार ज्यादा होने से उनकी आय कम भी होती थी, क्योंकि बाजार में प्राइसेस कम हो जाते थे। अब ऐसी व्यवस्था है कि प्राइसेस जो उनकी कीमतें हैं वो भी ठीक है और बाजार भी ठीक हो रहे हैं। तो ये दोनों चीजें मिला के, और फिर जो सरकार ने किसानों के लिए जो 6,000 वार्षिक रूप से वो दिया है, वो सहायता है। तो ये सारी समस्या ठीक है अशोक जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देखा है कि राजनीति की बात करें तो किसान एक ऐसा मुद्दा रहा है, काफ़ी कुछ इस पर राजनीति हुई है, कई तरह की बातें की गई हैं, और कृषि कानूनों का जो पूरा मुद्दा था वो भी आपको मालूम है। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये लोगों के सामने है कि किसान को अच्छी कीमत मिल रही है, किसान को अच्छा अनुसंधान मिल रहा है, उसको खाद उपलब्ध हो जा रही है, और उसका ये परिणाम है कि अच्छा उत्पादन पहले भी हुआ है और आगे के लिए जो अनुमान है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण, आईना कहीं ना कहीं उस सब राजनीति को दिखा रहा है। यस अच्छा, ये बिल्कुल बात सत्य है कि किसानों का हित में सरकार काम करे। मैं एक चीज और आपको ऐड करूंगा। देखिए जैसे आपका वार्डरोब है जहां आप कपड़े रखते हैं, अगर उसमें सारी शर्ट्स हैं और कोई उसमें पैंट नहीं है, या सारी पैंटें हैं शर्ट नहीं है, तो वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या होता था, गेहूं और चावल का उत्पादन तो बहुत ज्यादा होता था, हमारी जो डिमांड है, हमारा जो कंजम्पशन है उससे ज्यादा होता था। लेकिन क्या था कि ऑयल सीड है, जो तिलहन और दलहन के लिए हम विदेशों पे निर्भर रहते थे, तो उसमें अपनी समस्याएं थी। तो अब इस बार क्या हुआ कि
जो करीब करीब 27 मिलियन टन जो हमारा पल्सेस हैं उसका प्रोडक्शन हुआ, बहुत अच्छी बात है। 37 मिलियन टन से ज्यादा आपका ऑयल सीड हुआ है, तिलहन। तो ये दलहन तिलहन में हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ चल रहे हैं और लगभग प्राप्त भी कर ली है। तो ये बहुत खुशी की बात है। ओवरऑल क्या है कि अगर जो आप टोटल है ना, टोटल देखने से कई जो जो महत्वपूर्ण बातें रह जाती हैं, तो हमें उसको काट के मतलब डिसएग्रीगेट करके देखना जरूरी है कि आपका दलहन का कितना प्रोडक्शन हुआ, तिलहन का कितना हुआ। और ये तो सर्वविदित है कि गेहूं और चावल में तो हमारी सेल्फ सफिशिएंसी कई सालों से हो रही है, लेकिन ये पिछले कुछ सालों से हमारा जो प्रोडक्शन है वो तिलहन और दलहन की तरफ बहुत अग्रसर हो रहा है। और ये अपने आप नहीं हुआ है, सरकार ने बड़ी स्पष्ट नीतियां और फोर्स मिशन मोड में जैसे है, ताकि बहुत जल्दी इसमें हम अग्रसर हो, उसमें वृद्धि हो, और उसमें हम काफी सफल भी हो रहे हैं और अभी आगे भी जाना है। तो मेरा तो ये मानना, मीलों हम आ गए हैं, मीलों हमें जाना है। अशोक जी जिस तरह से दलहन की अगर हम बात करें, तिलहन की बात करें, रेपसीड है, सरसों है, मूंगफली है, ये सब में उत्पादन बढ़ेगा तो जो अभी तक हमको अगर एडिबल ऑयल की बात करें वो सब इंपोर्ट करना पड़ता था, वहां पर कुछ राहत मिलेगी उस फ्रंट पर? थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि ये जो देखिए दो चीजें मुख्य है, दलहन और तिलहन। तो जो दालों में हमारी तो लगभग जो 27 मिलियन टन है, हमारा कंजप्शन करीब 25-26 मिलियन टन में होता है भारत पूरे इंडिया में, और पहले होता था 22-23 के आसपास। तो हमें करीब 3 मिलियन टन बहुत बड़ा प्रोडक्शन का जो भाग है वो हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। तो वो बहुत अच्छी बात नहीं थी, उसमें तो हमारी आत्मनिर्भर हो चुके हैं। लेकिन जहां तक तिलहन का सवाल है, वहां पे हमें और आगे बढ़ना है। हमारा ये जो है अभी जो करीब 37 मिलियन से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है उत्पादन, वो अच्छी बात है, लेकिन तब भी हम पर्याप्त नहीं है हमारे लिए। तब भी हमें, लेकिन जो आप आयात करते थे उसका जो कंपोनेंट है वो थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हुए, उसमें शायद 2-3 साल लगेंगे। और पाम ऑयल के लिए सरकार ने शुरुआत की है और वो भी मिशन मोड पे कर रहे हैं। 11,000 करोड़ बजट में प्रोवाइड किया हुआ है उसके लिए, और मुझे पूरी आशा है कि उसमें भी अगर हम सेल्फ सफिशिएंसी करेंगे। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल में 2-3 फायदे हैं। एक तो ये है कि पाम ऑयल एक तो सबसे सस्ता है और उसमें कोई ऐसा कई लोगों को भ्रम है कि स्वास्थ्य पे इसका ठीक है अशोक जी दरअसल हमारे पास इस बुलेटिन में वक्त कम है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दूरदर्शन के इस किसान समाचार में हमारे साथ जुड़े और आपने काफ़ी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो आने वाले समय में काफ़ी कुछ फ़ायदा इस जो उत्पादन का है इसका लोगों को भी होने वाला है। और आइए अब अगली खबरों की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भूमि को फिर से उपजाऊ बनाना उन क्षेत्रों में एक है जिन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और 2015 से अब तक देश में 11.5 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को फिर से उपजाऊ बनाया गया है। पीएम मोदी ने बुधवार को वीडियो संदेश के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 90 मिलियन परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध कराने और पीएम कुसुम योजना, जिसके तहत किसानों को सौर पैनल स्थापित करने, इसका उपयोग करने और फिर ग्रिड को अधिशेष बिजली बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विश्व की 2.4% भूमि पर भारत में दुनिया की प्रजातियों का लगभग 8% हिस्सा मौजूद है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत एक अत्यधिक विविधतापूर्ण देश है और इस पारिस्थितिकी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। निरंतर अनुपजाऊ होती जा रही भूमि को फिर से उपजाऊ बनाना उन क्षेत्रों में एक है जिन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और 2015 से अब तक 11.5 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को फिर से उपजाऊ बनाया गया है। पीएम मोदी ने कहा, हम बॉन चैलेंज के तहत भूमि क्षरण तटस्थता की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हम यूएनएफ और CCC के तहत की गई अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में दृढ़ विश्वास रखते हैं। हमने ग्लासगो में COP26 के दौरान भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को दुनिया के सामने रखा है।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पर्यावरणीय स्थिरता केवल जलवायु न्याय के जरिए ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की ऊर्जा आवश्यकता अगले 20 वर्षों में लगभग दोगुनी होने की संभावना है। पीएम मोदी ने कहा, इस ऊर्जा से वंचित रखना लाखों को स्वयं जीवन से ही वंचित रखने जैसा होगा। सफल जलवायु कार्यों के लिए भी पर्याप्त वित्त पोषण की आवश्यकता होती है। इसके लिए विकसित देशों को वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की आवश्यकता है। और आइए अब देखते हैं देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या भाव है। साल 2021 में बाजारों में फूलों की मांग में इजाफा हो रहा है। नवंबर महीने के बाद से ही फूलों के भाव आसमान छू रहे हैं। आलम तो ये है कि बाजार में फूलों की बढ़ती मांग को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। बाजारों में सबसे ज्यादा रजनीगंधा, गेंदा, गुलाब, कमल और चमेली के फूलों की मांग सबसे ज्यादा आ रही है। वहीं वैश्विक बाजार में बढ़ते भारतीय फूलों की मांग को देखते हुए सरकार ने फूलों की खेती का दायरा बढ़ा दिया है। पिछले एक दशक में फूलों के उद्योग में निर्यात के क्षेत्र में बड़ा कदम रखा है। फूलों की खेती से होने वाली आमदनी को देखते हुए ये अब एक आकर्षक व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। भारत से फूलों के निर्यात की जिम्मेदारी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण यानी एपिडा की है। फूलों के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से होने वाले फूलों के निर्यात में इस साल बढ़ोतरी हुई है। साल 2021 के अप्रैल से नवंबर के दौरान देश से होने वाला कुल फूलों का निर्यात 17,407 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान फूलों का निर्यात 9,836 टन का ही हुआ था। फूलों की खेती अब व्यावसायिक तौर पर तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और असम जैसे कई अन्य राज्यों में फूलों की बागवानी की जाती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार बीते कुछ सालों के दौरान फूलों की उपज इस तरह से रही है। साल 2019-20 में कट फ्लावर की कुल पैदावार 6,76,000 टन रही थी, जबकि साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कट फ्लावर की कुल उपज 3,37,000 टन घटकर 3,39,000 टन तक रह सकती है। बात अगर लूज फ्लावर की करें तो साल 2019-20 में लूज फ्लावर की कुल पैदावार 23,23,000 टन रही थी। वहीं इस साल लूज फ्लावर की पैदावार में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक लूज फ्लावर की कुल पैदावार 22,66,000 टन रहने का अनुमान है। और आइए अब कुछ खास खबरों को देख लेते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय हिजाब विवाद को लेकर याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा। वहीं कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच पुलिस ने हुबली धारवाड़ में तत्काल प्रभाव से सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है, जिसके अंतर्गत सभी शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में 28 फरवरी तक ये आदेश लागू रहेगा। वहीं उडुपी में कोई तनाव नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थान फिर से खुल गए हैं। राज्य में कोरोना की स्थिति में सुधार के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल फिर से खुल गए हैं, जबकि कक्षा 9 से 12 की कक्षाएं 1 फरवरी 2022 से पहले ही चल रही हैं। इसके साथ ही राज्य में अब सभी शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन कक्षाएं लगेंगी। कोरोना मामलों में तेजी से गिरावट और टीकाकरण दरों में सुधार के कारण कोरोना प्रतिबंधों को आसान बनाने के एक हिस्से के रूप में इन आदेशों को लागू किया गया है। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामलों में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 30,757 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 67,538 से ज्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,32,918 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 98.03% है। कोरोना महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण तेज गति से जारी है। देश में कोरोना रोधी टीके की अब तक कुल 174 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। आज सुबह 7 बजे तक की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार अब तक 174 करोड़ 24,36,000 से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज पटना में बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष बिहार विधानसभा डिजिटल टेलीविजन और बिहार विधानसभा पत्रिका का भी शुभारंभ
करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद रहेंगे। गुजरात में आज से आंगनवाड़ी केंद्र, प्री स्कूल और किंडरगार्टन फिर से खोले जाएंगे। 2 साल में पहली बार राज्य में कोरोना मामलों की कमी के बाद गुजरात सरकार ने इन संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया है। बच्चों को प्री स्कूल, किंडरगार्टन, आंगनबाड़ियों में भेजने के लिए माता पिता की सहमति जरूरी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया। हाल ही में राज्य सरकार ने स्कूलों में कक्षाओं को शुरू करने की अनुमति दी थी, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्री स्कूल और आंगनबाड़ी बंद किए गए थे। प्रसिद्ध संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया। उनका मंगलवार आधी रात के करीब निधन हो गया था। इससे पहले फिल्मी दुनिया से जुड़ी मशहूर हस्तियों ने बप्पी दा के अंतिम दर्शन किए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही, और किसान समाचार की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए और बने रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।